देवापुर गांव के लोग बिल्कुल नहीं जानते थे कि बस स्टैंड के पास का पेड़ जादुई है। अगर उन्हें पता होता तो वे उस जगह की साफ सफाई करते और उस पेड़ की पूजा जरूर करते। वो पेड़ किसी के पानी डालने और उसके आसपास की जगह को साफ करने का इंतजार करता रहता, लेकिन कोई उसके पास फटकता भी नहीं था। दिन ब दिन मौसम गर्म होता जा रहा है और मेरे लिए पानी का कोई सहारा नहीं। मेरे आसपास की जगह दिन ब दिन गंदी होती जा रही है। शर्मा उसी गांव का एक मिठाई बनाने वाला मिठाइयां बनाता और उन्हें अपने घर के सामने एक स्टैंड पर रखकर बेचता। इससे उसकी मिठाइयां बड़ी कम बिकती। इस बात का उसे बेहद दुख होता। उसकी पत्नी उसे सांत्वना देती। मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब मेरी तैयारी की सारी मिठाइयाँ बिक जाएंगी, लेकिन मुझे वो दिन शायद कभी नहीं मिलेगा। मुझे लगता है कि तुमको मिठाई बेचने की जगह को बदल देना चाहिए। तुम अपनी मिठाइयाँ वहाँ बेचो जहाँ पर लोगों का आना जाना हो। वो अपनी पत्नी के सुझाव पर गंभीरता से सोचता है और अपनी बाइक पर ऐसी ही किसी जगह की तलाश करने लगता है। वो थक जाता है और कुछ समय के लिए अनजाने में उस जादुई पेड़ के नीचे आकर विश्राम करता है। वो वहाँ आराम करता हुआ पाता है कि वहाँ लोगों का काफी आना जाना है और वहाँ एक बस स्टैंड भी है। फिर वो उस पेड़ के नीचे अपनी मिठाई की दुकान लगाने का फैसला करता है। शर्मा के इरादों को जानकर पेड़ अपने आप में बहुत खुश होता है। शर्मा फिर पेड़ के नीचे अपना स्टॉल लगाता है। बस स्टैंड पर गांव में आने जाने वाले लोग स्टॉल से मिठाइयां खरीदने लगे। वो पेड़ के नीचे की जगह की अच्छे से सफाई करता था और रोजाना पेड़ में पानी भी डालता था। पेड़ ये देखकर बड़ा खुश होता। मैं इस आदमी से बहुत खुश हूँ क्योंकि वो मुझे हर रोज पानी देता है और मेरे आसपास की जगह को साफ रखता है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं उसका मिठाई का कारोबार बढ़ता रहता है और एक दिन उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रहती कि उसे ग्राम प्रधान से 1,00,000 मिठाइयों का बहुत बड़ा ऑर्डर मिलता है। दूसरी ओर श्यामला के बच्चे न होने के दुख से सेहत खराब होने लगती है और वो बिस्तर पर पड़ जाती है। शर्मा ग्राम प्रधान का ऑर्डर तैयार नहीं कर पाता क्योंकि वो अपनी पत्नी की देखभाल कर रहा होता है। मुझे ग्राम प्रधान से क्षमा मांगनी होगी। मुझे बहुत दुख है कि मैं इतने बड़े आदेश के लिए मिठाई की व्यवस्था नहीं कर सका। अगले दिन वो अपने स्टॉल पर जाता है, जगह की सफाई करता है और पेड़ को पानी देता है। कुछ मिनट बाद ग्राम प्रधान की गाड़ी ऑर्डर के लिए वहां आती है। भगवान मेरी मदद कर। शर्मा रोने लगता है और ये देखकर पेड़ तुरंत मिठाई की तैयार प्लेट्स सामने प्रकट कर देता है। ये होता देख शर्मा तो बुरी तरह से चौंक जाता है। सुनो शर्मा, मैं एक जादुई पेड़ हूँ और मैं देख रहा हूँ कि तुम रोज मेरी बहुत अच्छे से देखभाल करते रहे हो। इसीलिए मैं ये छोटा सा उपकार मेरे प्रति तुम्हारे सभी अच्छे कामों के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि ये तो मेरा कर्तव्य बनता है। इन मिठाइयों को ग्राम प्रधान को दे दो, पैसे लो और अपनी पत्नी का किसी अच्छे अस्पताल में इलाज कराओ। शर्मा कृतज्ञता में पेड़ को नमन करता है। देवापुर गांव में सिंगया अपनी पत्नी मलामा के साथ रहता था। हालांकि वो गरीब था, लेकिन हर उस व्यक्ति की आवभगत करता था जो उनके घर आता था। सिंगया एक खुश मिजाज आदमी था। उसके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था जिस पर वो खेती करके खुश था। एक दिन जब वो खेत से लौटते हुए घर पर खाना बनाने के लिए कुछ लट्ठे लेकर आया। घर पर खाना बनाने के लिए पहले से ही काफी लट्ठे थे। आप और क्यों ले आए? कोई नहीं, अब कुछ दिनों बाद जाना पड़ेगा, रख लो उन्हीं के साथ। ठीक है, जाओ और भोजन करने के लिए हाथ मुंह धो लो। सुबह जरा सा खाकर घर से निकले थे, अब देर शाम वापस आए हो तुम। अच्छा भाई। जब सिंगया जा ही रहा था, एक बूढ़ा आदमी उसके घर आया। उस बूढ़े आदमी के सिर पर एक पत्थर की चक्की थी। ये बेचारा इस चक्की को सिर पर रखकर गांव में घूम घूम कर बेचने की कोशिश कर रहा होगा। कितने दुख की बात है। बेटा, मुझे भूख लगी है। मैंने जिससे भी इस गांव में भोजन मांगा उसने तुम्हारे घर जाने के लिए कहा, इसीलिए मैं तुम्हारा घर ढूंढता हुआ आया हूँ।
कुछ खाने के लिए दे दोगे मुझे? उसकी बात सुनकर सिंगैया को बहुत खुशी होती है और वो बूढ़े के सिर से उस भारी चक्की को नीचे उतारता है और फिर उसे खाना खिलाता है। बूढ़ा अच्छे से खाता है जब तक उसका पेट नहीं भर जाता। कहो दादा, क्या तुमने पेट भर कर खाया? हाँ प्यारे बेटे, मेरा पेट भर गया, भगवान तुम्हारा भला करे। किस गांव से हो? मेरे रहने की कोई एक जगह नहीं बेटा, मैं पेट भरने के लिए गांव गांव घूमता हूँ। आज यही ठहरो, कल सुबह निकल जाना। नहीं बेटा, मुझे अभी जाना होगा। मैं अपनी ओर से उपहार के रूप में अपनी जादुई पत्थर की चक्की तुम्हारे पास छोड़े जा रहा हूँ। जादुई पत्थर की चक्की? नहीं नहीं, आप इसे क्यों छोड़ रहे हैं? ले जाइए। ऐसा मत कहो प्यारे बेटे, इस गांव के सभी लोगों ने तुम्हारे बारे में अच्छा बोला। मैंने भी तुम्हारी तरह लोगों की सेवा करते हुए जीवन जिया है। एक महान आदमी ने ये जादुई चक्की दी थी मुझे, जिसे अब मैं तुम्हें दे रहा हूँ। किसी चीज की जरूरत हो तो ये तुम्हारी सहायता करेगी। सिंगैया फिर उस जादुई चक्की को अपने पास रख लेता है और वो बूढ़ा आदमी उसके घर से चला जाता है। सिंगैया उस चक्की को अपने घर की टांड पर रख देता है। कुछ दिन बीत जाने के बाद उस साल गांव में बिल्कुल बारिश नहीं होती और इसलिए कोई फसल नहीं उपजती, खाने के लिए कुछ नहीं रहता। गांव के लोग भूख से तड़पने लगते हैं। सिंगैया के पास मौजूद सभी राशन खत्म हो जाता है और उसे समझ नहीं आता कि आगे क्या करना है। तभी अचानक उसके दिमाग में उस बूढ़े व्यक्ति की दी हुई चक्की आती है। वो उसे टांड से नीचे उतारता है, उसे साफ करता है और ये देखने की कोशिश करता है कि वो बूढ़ा उस चक्की के बारे में सच बोल रहा था या नहीं। ओ जादुई चक्की, इस गांव के लोग बिना भोजन के भूखे मर रहे हैं। मैं चाहता हूँ तुम हम सबके लिए पर्याप्त भोजन दे दो। तुरंत ही वो देखता है कि जादुई चक्की से चावल निकल रहा है और जल्द ही वो उससे कुछ सब्जियां मांगता है। उसके बाद कुछ अनाज भी, तो वो भी प्रकट हो जाता है। उसकी मांगी हुई सारी चीजें सामने आ जाती हैं। फिर वो गांव के सभी लोगों को खाना बनाकर खिलाता है। लोग उनकी भूख मिटाने के लिए उसका बहुत सम्मान करते हैं। गांव के लोग पहले की तरह फिर से अपना अच्छा जीवन शुरू कर देते हैं। संपत और शेखर दो अच्छे दोस्त थे जो हरि नारायण गांव में रहते थे। संपत अमीर था लेकिन था कंजूस, जबकि शेखर गरीब था लेकिन था बड़ा दयालु। शेखर हर तरह से दूसरों की मदद करता था। ऐसे ही एक दिन वो एक संत को खाना खिला रहा होता है। भगवान खिलाने वाले का भला करे, मांगो जो भी चाहो। सब कुछ है स्वामी, हम और क्या कामना कर सकते हैं। उसे संतुष्ट देखकर मुनि को बहुत प्रसन्नता हुई। एक दिन संपत शेखर के घर आए। चलो हम दोनों मिलकर एक चॉकलेट कंपनी शुरू करें, लेकिन निवेश करने के लिए मेरे पास एक भी पैसा नहीं। मैं रखूंगा निवेश का ध्यान, तुम केवल चॉकलेट को बेचने का काम करना। जो भी लाभ होगा उसे समान रूप से बांट लेंगे। इस तरह वो दोनों मिलकर एक चॉकलेट फर्म शुरू करते हैं। संपत दफ्तर में बैठता है और दूसरी तरफ शेखर चॉकलेट को बैग में ले जाकर पूरे शहर में बेचता है। थोड़ी दूर जाने के बाद एक दुकानदार शेखर को बुलाता है। शेखर उसके पास जाता है। तुम ही हो वो जो इधर उधर फेरी लगाते हुए चॉकलेट बेच रहे हो? यहाँ आसपास कई बच्चे हमसे तुम्हारी वाली चॉकलेट मांगते हैं। हाँ हाँ, तो हम आपकी दुकान में चॉकलेट सप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, तो मेरा फोन नंबर ले लो। हाँ, आप फोन नंबर दे दीजिए। वो दफ्तर में सुमंत को सारी बात बताता है और वो दुकानदार से बात कर लेता है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, चॉकलेट कंपनी का नाम काफी मशहूर हो जाता है और धीरे धीरे कारोबार बढ़ता रहता है। फिर आता है लाभ बांटने का दिन। मैं अपने प्रॉफिट का आधा हिस्सा शेखर को क्यों दूं? उसने किया क्या है? ये तो मैं ही हूँ जिसने सब कुछ संभाला है। संपत के अंदर लालच आ जाता है और इस तरह वो लाभ बांटने के मामले में शेखर के साथ बहस करने लगता है। सिर्फ 10,000 ही क्यों? तुमने तो कहा था मैं तुम्हारा पार्टनर हूँ। जब कारोबार में सारा पैसा मैंने लगाया है तो आधा आधा काहे का? दुकानदार से बात मैंने की और बिजनेस बढ़ाया। तुम तो बस थैला लटकाए फेरी लगाते रहे। लड़ोगे तो ये 10,000 भी नहीं दूंगा तुम्हें। दोनों की आपस में मुठभेड़ हो जाती है और संपत शेखर को दफ्तर से बाहर फेंक देता है। वो दुखी होकर घर पहुंचता है और उसकी पत्नी उसे ढांढस बंधाने की कोशिश करती है। तभी वही कुछ देर बाद स्वामी उनके घर आते हैं। वो उन्हें भोजन कराता है। स्वामी देखते हैं कि वो किसी बात से बहुत परेशान हैं।
वो उससे सवाल करते हैं और सच्चाई का पता लगता है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुमको ये जादुई चॉकलेट ट्री दे रहा हूँ। तुम इस पर उगने वाली चॉकलेट बेचो और खुशी से जीवन व्यतीत करो। ये कहकर मुनि उसे चॉकलेट ट्री का आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। उस दिन के बाद से शेखर पेड़ से मिलने वाली तरह तरह की चॉकलेट तोड़कर गली भर में घूमकर बेचता है। आओ सब लोग आओ और खाओ ये जादुई चॉकलेट, ना सिर्फ बड़ों की ना सिर्फ छोटों की, ये तो है जगत भर की। जादुई चॉकलेट बेचकर शेखर अपना जीवन यापन करता है और जल्दी अपने परिवार के लिए घर और कारें खरीद लेता है। दूसरी ओर लालची संपत की चॉकलेट की बिक्री में गिरावट हुई और नतीजतन उसकी फैक्ट्री बंद हो गई। वो शेखर के पास आया। मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त, पैसे के लालच में मैं अंधा हो गया था। अपने दोस्त में बदलाव देखकर शेखर बहुत खुश होता है और संपत को अपनी जादुई चॉकलेट व्यापार में पार्टनर बना लेता है। वे दोनों मैजिकल चॉकलेट बेचकर सुख संतोष से रहने लगते हैं।